G20 शिखर सम्मेलन का पहला दिन आज प्रधानमंत्री मोदी आज 4 नेताओं के साथ करेंगे बैठक। वैश्विक नेताओं से भारत मंडपम में मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। सीएम योगी और सीएम धामी का आज दिल्ली दौरा। राष्ट्रपति के डिनर कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। यूपी उत्तराखंड के सीएम G20 में होंगे शामिल। आज दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। आपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सूची की जारी। पहली सूची में आप पार्टी ने 10 उम्मीदवार घोषित। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को तीसरी बार समन किया जारी। आज फिर से होगी पूछताछ। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा, 2 की मौत, 50 घायल। तेंग नौपाल जिले में 2 जगह पर फायरिंग। भीड़ ने सुरक्षा बलों का रास्ता रोका, तनाव बरकरार। मोरक्को में 6.8 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही। भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 296। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई लोगों के साथ बैठक करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्विपक्षीय बैठक करेंगे। आज ब्रिटेन जर्मन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। जापान इटली के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। और आज ब्रिटेन जर्मन के नेताओं के साथ में प्रधानमंत्री की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री की ओर से बैठक की जाएगी। और यह अहम जानकारी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्विपक्षीय बैठक करेंगे। तो इस वक्त की आम जानकारी, आज ब्रिटेन जर्मन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। तो ब्रिटेन और जर्मन के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठक। जापान से खबर, जापान और इटली के नेताओं के साथ में बैठक करेंगे। आज ब्रिटेन जर्मन के नेताओं के साथ में बैठक होगी। यह बड़ी जानकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उद्घाटन होना है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अभियान की सफलता के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो अभियान की सफलता के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण और 16 सितंबर तक आशाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 16 सितंबर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन। तो दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज ब्रिटेन जर्मन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। तो आज ब्रिटेन और जर्मन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक होने की बात सामने आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उद्घाटन होना है, यह आम जानकारी। और आज प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठक। तो दिल्ली से आम जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्विपक्षीय बैठक करेंगे। जापान और ब्रिटेन के नेताओं के साथ में द्विपक्षीय बैठक होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर। और जापान इटली के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। तो जापान और इटली के नेताओं के साथ में द्विपक्षीय बैठक होगी। और आज ब्रिटेन जर्मन के नेताओं के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उद्घाटन होना है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना है उद्घाटन। और यह आम जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर। 16 सितंबर तक आशाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ब्रिटेन और जापान के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर दिल्ली से आपको हम बता दें, जहां पर आज बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। द्विपक्षीय बैठक की बात सामने आ रही है। जापान और ब्रिटेन के नेताओं के साथ में द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और जापान इटली के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक ब्रिटेन जर्मन के नेताओं के साथ में होगी।
तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आज ब्रिटेन जर्मन के नेताओं के साथ में द्विपक्षीय बैठक की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली से खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आज द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से यह अहम जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ब्रिटेन और जर्मन के नेताओं के साथ में बैठक होने की बात सामने आ रही है। तो फिलहाल यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आज ब्रिटेन और जर्मन के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठक होनी है। जापान और इटली के नेताओं के साथ में भी बैठक की जाएगी। तो प्रधानमंत्री की ओर से लगातार बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ेगी खबरों की और अगली खबर पे आपको हम दिल्ली से ही बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में मौजूद और दिल्ली में आज G20 का सम्मेलन होगा। भारत मंडपम में वन अर्थ पर होगा पहला सेशन। सम्मेलन में विदेशी मेहमानों का पहुंचना जारी है। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी स्वागत कर रहे हैं। तो विदेशी मेहमानों का प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भारत मंडपम पहुंचे हैं और यूएन महासचिव भी भारत मंडपम पहुंचे हैं। WHO के डीजी भी भारत मंडपम पहुंचे हैं और बैठक की शुरुआत हो चुकी है। विदेशी मेहमानों का प्रधानमंत्री ने खुद स्वागत किया है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भी भारत मंडपम पहुंचे हैं। तो बैठक की शुरुआत हो चुकी है। सभी मेहमानों का खुद प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है। तो G20 की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। विदेशी मेहमान पूरी तरीके से पहुंच चुके हैं और इस पूरे आयोजन को लेकर देश भर में एक तरफ जहां उत्साह है, तो वहीं दिल्ली में विशेष तैयारियां भी की गई थी और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्ते उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों ही देश काफी करीब आए हैं। आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के राज में कैसे रहे हैं भारत अमेरिका के रिश्ते। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद बाइडेन पहली बार भारत आए हैं। बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर पहले भी भारत आ चुके हैं, लेकिन बतौर राष्ट्रपति बाइडेन का ये पहला भारत दौरा है। इस बार उनका राष्ट्रपति के तौर पर भारत आना काफी मायने रखता है। G20 में शामिल होने के लिए बाइडेन ऐसे समय पर भारत आए हैं जब भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। जो बाइडेन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे थे, तब उस वक्त कहा गया था कि ये भारत के लिए झटका हो सकता है।
इसकी वजह ये थी कि बाइडेन कुछ मुद्दों पर तो भारत के साथ खड़े नजर आते थे, लेकिन कश्मीर से लेकर कथित मानवाधिकार हनन जैसे मुद्दों पर वो भारत के खिलाफ बयान देते रहते थे। हालांकि राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसे हालात देखने को नहीं मिले। जनवरी 2021 में राष्ट्रपति बनने के बाद से ही बाइडेन ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनकी वजह से दोनों देशों के संबंध काफी बेहतर हुए हैं। उन्होंने क्वाड को मजबूत करने का काम किया है। एक दशक पहले तक जो अमेरिका भारत से दूरी बनाकर रखता था, लेकिन आज भारत के करीब आ चुका है। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हमेशा ही टेलीफोन वार्ता होती रहती है। दोनों ही नेता विदेशी मंचों पर गर्मजोशी से मुलाकात करते हैं, फिर वो चाहे क्वाड शिखर सम्मेलन हो या फिर G20 की बैठकें। कार्नेगी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद भारत को भरोसा दिलाया कि वे वैश्विक आतंकवाद और ग्लोबल इकोनॉमिक जैसे साझा मुद्दों पर भारत के साथ रहेंगे। उन्होंने भारत के पक्ष में जाते हुए चीन पर लगाम कसने की बात भी कही है। पिछले साल जब बाइडेन और मोदी की बातचीत हुई तो दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग और टेक्नोलॉजी में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बाइडेन राज में भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत हुए हैं। न्यूज रूम से प्रिया चंदेल की स्पेशल रिपोर्ट। तो देखिए, अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं, लेकिन इस सब के साथ साथ भारत ने अन्य कई क्षेत्रों में भी खूब विकास हासिल किया है और वो विकसित हुआ। इसी के चलते इस बार जब मेजबानी का मौका भारत के हिस्से आया तब विशेष इंतजाम किए गए हैं और आज देखिए बैठक की भी शुरुआत हो चुकी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रवेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रवेश, G20 की अगर बात करें तो ये एक ऐसा समूह है जिसमें 20 देश ऐसे जो विकसित हैं और इनकी GDP विश्व की GDP में लगभग 80% तक का भागीदारी रखती है। तो ऐसे में ये बड़े देश माने जाते हैं और इस बार G20 की मेजबानी खुद भारत के हिस्से में है। एक तरफ बड़ी जिम्मेदारी भी रही है जिसका पूरा इंतजामात तो खैर पूरे हो चुके हैं। आज बैठक की भी शुरुआत हो चुकी है। देश को इंतजार था कि आखिर इस G20 की बैठक में क्या कुछ होगा, किस तरीके से शुरुआत होगी। फिलहाल के लिए क्या अपडेट है, क्योंकि आज बैठक शुरू हो चुकी है। आज द्विपक्षीय बैठक भी होनी है। ब्रिटेन हो या जापान, इटली, इन सभी देशों के नेताओं के साथ में प्रधानमंत्री की, इससे जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि G20 की शुरुआत हो चुकी है और जो है सम्मेलन जारी है। समिट में जो है इस समय जो है वार्ता चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने बताया कि 80% विश्व की जो आर्थिक व्यवस्थाएं इन देशों से ही चलती है या ये कहीं इनके पास ही है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। और भारत इस समय जो है G20 की जो है अध्यक्षता कर रहा है और धीरे धीरे मैं साफ तौर पर कहूंगा कि भारत अब विश्व गुरु बन रहा है। अमेरिका कभी भारत को बिल्कुल जो है मैं ये कहूंगा कि सिर्फ नोक पर रखता था, बात करना पसंद करता था, लेकिन कभी भी जो है किसी प्रकार से रिश्ते को सुधारने की बात करें तो अमेरिका और भारत के रिश्तों में ज्यादा दोस्ती का जो है हमने खासा वो नहीं देखा है। लेकिन अब आज की बात करें या आज के दौर की बात करें तो चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो या अन्य कोई भी देश हो, वो भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाने के लिए तैयार खड़ा है और भारत के लिए हर तरीके से बात करें, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि को बढ़ाना हो या कोई ऐसी गतिविधि हो जिसमें भारत को सम्मिलित करना हो, तो उसको पसंद करना शुरू भी कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आज द्विपक्षीय बैठक भी होगी और G20 को लेकर दिल्ली में जिस तरीके से पिछले लंबे वक्त से तैयारियां चल रही थी, फिलहाल के लिए तो दिल्ली को पूरी तरीके से बंद किया गया है। लेकिन आज जब बैठक शुरू हो चुकी है, इस सबका देश की इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो देश हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या है और साथ ही इनकी इकोनॉमी भी विश्व की GDP में अपना बड़ा असर डालती है। ऐसे में अगर भारत की GDP या इकोनॉमी की बात करें, वर्तमान में काफी बदलाव हुआ है, इसको लेकर कई तरह की बातें की गई, लेकिन अब G20 के बाद इसमें कितना बदलाव आने वाला है? कि एक द्विपक्षीय वार्ता जो है कल 3 देशों के साथ बांग्लादेश, अमेरिका और मॉरिशस के साथ प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं, जिसमें लगभग 56 मिनट तक ये वार्ता चली और प्रधानमंत्री मोदी के लोक कल्याण निवास पर ये सारी चर्चा हुई थी। और उसके बाद आज G20 सम्मेलन चल रहा है। उसके थोड़े बहुत जब ये सम्मेलन थोड़ा सा लंच ब्रेक में आएगा या ये कहें कि थोड़ा सा समय में मिलेगा, तो उसके बाद आज जो देश बैठे हैं उनके साथ भी वार्ता चलने की खबरें जरूर सामने आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो सभी की, मैं कहूँगा पूरे विश्व की नजरों में है और सभी जो है भारत से दोस्ती करके उसके साथ
आगे बढ़ने की, जो उन्नति करने की बात करें, जीडीपी की बात करें, या ये कहीं G20 में जो लेकर चर्चा चल रही है, कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चा होनी है और चर्चा जारी भी है। जब ये चर्चा समाप्त होगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे पहलू पर प्रधानमंत्री मोदी भी बात करेंगे। विश्व की मैं बात करूं, विदेश नीति पर विशेष तौर पर बात करूं तो उस पर चाइना का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है, क्योंकि चाइना के राष्ट्रपति जो है इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, उनकी जगह प्रधानमंत्री आए हैं। और इस चर्चा को लेकर भी विदेश नीति की तौर पे बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी इस पर भी चर्चा करने वाली है। ऐसी बातें खुलकर सामने जरूर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब बैठक की शुरुआत हो चुकी है, विशेष तैयारियां हैं, दिल्ली पूरी तरीके से चमकती हुई नजर आ रही है इस पूरे महोत्सव या आयोजन को लेकर हम कह सकते हैं। लेकिन प्रवेश, अगर G20 की बात करें, इसके नाम में भी विशेष महत्व है या इसके लोगों को लेकर जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं, इसका भी विशेष महत्व माना जा रहा है। और साफ तौर पर इसकी जो थीम इस बार भारत ने रखी है, क्योंकि जो देश मेजबानी करता है उसके ही जिम्मेदारी होती है इसकी पूरी थीम तय करना, और वासुदेव कुटुंबकम और एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य इसकी थीम रखी गई है, जिसको लेकर खूब सारी बातचीत भी हुई। खुद प्रधानमंत्री ने इसको लेकर अहम बातें कही थी। तो क्या लग रहा है कि इन बैठकों में इसका भी असर, इस चीज का असर क्या देखने को मिल सकता है? और वैसे भी भारत की संस्कृति में वासुदेव कुटुंबकम तो बहुत पहले से रहा है। बिल्कुल, देखिए भारत में जब G20 के आयोजन की बात हुई थी तब से लेकर और आज शुरुआत होने तक की लेकर बात करें तो जो थीम को लेकर चर्चा थी वो आज भी चर्चा जारी है। और मैं आपको बता दूं, भारत ने इस G20 में कोशिश की है कि वो अपनी विदेशी मेहमानों को, जो मेहमान आए हैं, उनको अपनी संस्कृति के बारे में बता सके, उनको अपनी संस्कृति दिखा सके। इसीलिए कई प्रकार के आयोजन करें। थीम की बात करें, वासुदेव कुटुंबकम की बात करें तो उसको लेकर अपनी प्राचीन जो परंपरा है उसी प्राचीन परंपरा से जो है ये थीम ली गई है। और कई प्रकार की जो सजावट है जिसमें जो है अपने देवी देवताओं को जो है साफ तौर पर पेंटिंग के रूप में दिखाया गया है। या इसके अलावा मैं बता दूं कि कई ऐसी जो गार्डनिंग है जिसको लेकर विदेशी जो आए हैं वो देखेंगे। और जो भारत की जो खूबसूरती है या ये कहे भारत की जो संस्कृति है उसको देखने के जो लालायित होंगे उसको लेकर पूरा ध्यान रखा गया। और भारत में जब ये आज G20 चल रहा है और भारत में ये सारे लोग आ चुके हैं, तो उसके अलावा मैं बता दूं जब G20 समाप्त होगा उसके बाद भारत की कहीं ना कहीं ये योजना पहले से थी कि जितने भी लोग आएंगे उनके लिए विशेष तौर पर रहना खाना तो शामिल है, लेकिन कुछ ऐसे नेता भी शामिल हैं जो भारत की पुरानी इमारतों को देखने जाएंगे, जैसे लाल किला हो। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल, यानी इन मेहमानों के लिए विशेष इंतजामात हैं। और दिल्ली में भी देखिए इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और देश तो उत्साहित है इस आयोजन को लेकर, क्योंकि इस बार मेजबानी देश कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही बड़ी जिम्मेदारी भी है। शुक्रिया आपका प्रवेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे जो भी अपडेट हो पहुंचाते रहेगा। तो ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर बाइडेन राज में भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत हुए हैं। और देखिए ये G20 जो उत्सव है, महोत्सव है, उसकी शुरुआत हो चुकी है और आज भारत के G20 सम्मेलन में बाइडेन भी पहुंचे हुए हैं और G20 के मेजबान इस बार भारत के हिस्से है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर मानसून फिर से सक्रिय हो गया। अगले 3 दिन झमाझम बारिश होगी और 26 सितंबर से कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 50 से अधिक जिलों में बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। फसलों के लिए लाभदायक मानी जा रही है ये बारिश। और 26 सितंबर तक कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई दिनों से उमस झेल रहे लोगों को राहत मिलेगी। 26 सितंबर से कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 50 से अधिक जिलों में बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। फसलों के लिए ये बारिश लाभकारी मानी जा रही है। तो फसलों के लिए ये बारिश लाभकारी मानी जा रही है। कई दिनों से उमस झेल रहे लोगों को राहत मिलेगी। कानपुर, लखनऊ समेत 38 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। आज बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश की चेतावनी है। 13 सितंबर तक बरसेंगे बादल। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। अगले 3 दिनों तक झमाझम बारिश होने वाली है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। आम जानकारी आपको हम बता दें, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 50 से अधिक जिलों में बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। तो यह आम खबर आपको बता दें, मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। तो
तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कई दिनों से उमस झेल रहे लोगों को राहत मिलेगी और कानपुर, लखनऊ समेत 38 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश की चेतावनी है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश की चेतावनी। कई दिनों से उमस झेल रहे लोगों को इस गर्मी से राहत मिलने वाली है। और सुरेश सविता हमारे साथ में कानपुर से जुड़ चुके हैं और योगेश यादव हमारे साथ में एटा से जुड़े हुए हैं। सुरेश का रुख कर लेते हैं। सुरेश, कानपुर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की ओर से, और वो ठीक भी साबित हो रहा है क्योंकि सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है। अनम्यूट करें सुरेश, आपके बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। जी गरिमा, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से मौसम विभाग ने 38 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी और कहीं ना कहीं बिजली गिरने की चेतावनी दी तो गरिमा, सबसे बड़ी बात जो है, ये जो किसान वर्ग जहां पर ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, अक्सर देखा जाता है बिजली वहीं गिरती है। तो ऐसे लोगों को मैं अपने प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से सावधान रहने की चेतावनी देता हूँ कि सुरक्षित रहें और बेशुल्क रहें। और गरिमा, आपको बता दें कि 3 दिन से जो लगातार बारिश चल रही है उसमें मौसम में काफी सुधार हुआ, कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से निजात मिली। लेकिन जो एक संकट वाली मौसम में इसके बाद जो संकट आता है, वो सबसे बड़ा संकट गर्मी ये होती है, बारिश के बाद हादसे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि कई बार देखते हैं नगर निगम की लापरवाही से रोडों में गड्ढे करते हैं, गड्ढों की वजह से रोड में पानी वाले यात्रियों को नहीं मालूम होता कि ये गड्ढा, इसमें पानी गिरने से उनकी गाड़ी टूट जाती है, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, जिससे जान और माल दोनों का ही खतरा ठीक है। यानी जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले, मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया। ठीक है सुरेश, लौटेंगे आपके पास। योगेश का रुख करते हैं एटा से हमारे साथ में। योगेश, एटा में किस तरीके का मौसम है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, क्या बरसात नजर आ रही है? कल से बारिश हो रही है और सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण देखा जा रहा है उसी पर पानी जो भर जाते हैं और मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट किया गया है उसी के हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा कि कम निकले और थोड़ा सा जब काम हो तभी निकले। लगातार बारिश हो रही है, बिजली गिरने के भी चांस बताए जाते हैं। जी ठीक है, आरपी सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अयोध्या से हमारे संवाददाता हैं। आरपी, अयोध्या की बात करें तो किस तरीके का मौसम नजर आ रहा है? हमने देखा कि अयोध्या में भी अलर्ट जारी किया गया है, क्या मौसम बदला है? क्या लोगों को इस भीषण गर्मी से, उमस से निजात मिलने वाली है? जी गर्मा जी, बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में 2 दिन से बारिश हो रही है, गर्मी से तो निजात मिली ही है। यहाँ के किसान भी राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि गन्ने का है, जो है धान की फसलों सब धीरे करके पानी मांग रहा था, उसकी भी व्यवस्था हो गई। लेकिन जो अयोध्या में विकास का जो कार्य चल रहा है उसमें जरूर बाधा आई है। रोडें बन रही है, हर जगह चारों तरफ रोड बन रही है, उसमें काफी यहाँ जो यात्री आ रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना हो, क्योंकि रोड अभी बन के कंप्लीट नहीं हुई है। कहीं पे खुदाई चल रही है, कहीं पे कोई फीवर पड़ रहा है कहीं पे, तो उसके लिए यहाँ पे काफी दिक्कतें बारिश होने से चल रही है। बाकी तो यहाँ की जो बारिश होने से काफी राहत मिली है यहाँ पे। जी गर्मा जी, बिल्कुल साफ तौर पर लोगों को राहत मिली है। और सुरेश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुरेश, कानपुर की बात करें तो कई किसान भी हैं, कानपुर देहात में हम देखते हैं किसानों के लिए इस बारिश को काफ़ी लाभकारी माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनकी फसलों को इस बारिश से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है और इसी के चलते उनके चेहरे पर मुस्कान भी नजर आ रही है। जी गरिमा, अगर हम बात करें किसानों की तो हमें कई बार ऐसा देखने को मिला कि हमारे अन्नदाता जिन्हें हम किसान कहते हैं, कई बार वो बहुत ही निराश दिखते हैं बारिश से। लेकिन जो इस बार की बारिश है, इस समय की बारिश है, हमारे किसान भाइयों को, हमारे अन्नदाताओं को ये बारिश बहुत ही ज्यादा सफलता के मार्ग पे ले जाएगी और किसानों का कहीं ना कहीं जो इस समय अनाज है वो बहुत अच्छी तरीके से इस बारिश से हो गया और किसानों में इस समय काफी हर्षोल्लास भी गर्मा देखने को मिल रहा है। लेकिन गर्मा, अगर हम बात करते हैं यहीं पर आम वर्ग लोगों की बारिश की वजह से, तो कई लोगों को सुबह से ऐसे भी मिल चुके हैं जो अपने टिफिन वापस लेकर घर की तरफ जाते दिखे, क्योंकि कहीं पर कोई पेंटर है, कहीं पर कोई वर्ग का आदमी है, तो ऐसे लोगों को इस समय बड़ी समस्या है। और ऐसे लोगों के लिए भी शासन प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। और जो गरिमा एक चीज देखने वाली है कि कई बार ऐसा हुआ है जब कोई बहुत हादसा हो जाता है तो शासन प्रशासन के लोग जाकर वहां खाना पूर्ति करते हैं, लेकिन उनके जाते ही अधिकारी नकारा और निकम्मे हो जाते हैं। ऐसे मामले आए, तो इस बार प्रशासन की तरफ से कैसी बारिश को लेकर के, शासन की कैसी तैयारी बारिश को लेकर के, और नेताओं के बयान
इस बार कैसे हम लोग अपने घर में कहीं- बिल्कुल बिल्कुल, देखिए देखने हर वाली बात बार होगी। प्रशासन की लापरवाही के चलते बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि ना तो सफाई की जाती है नगर निगम के कर्मचारियों की ओर से, और ना ही जो सड़कों के गड्ढे हैं उनको ठीक किया जाता है। इसके चलते आम लोगों को भुगतान चुकाना पड़ता है। योगेश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। योगेश, किसानों के चेहरे कितने खिले हैं एटा में, और इसके साथ ही क्या सफाई की गई है नालियों की, क्योंकि जब बारिश होती है तो ऐसे में सड़कों पर जल भराव हो जाता है, आम जनता के सामने समस्याओं का अंबार लग जाता है। क्या इस तरीके की तैयारी है, क्योंकि इसके पहले भी अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था बरसात से अलग अलग जिलों में बड़ा नुकसान हुआ, लोगों के सामने कई सारी समस्याएं आई, पानी लोगों के घरों के भीतर तक भर गया। जी मैं आपको बता दूं, यहाँ नगर पालिका की 2 दिन की बारिश में ही लगभग नगर पालिका फील्ड दिखाई दे रही है, जगह जगह पानी भरा है। और वहाँ पे जो मेन जीटी रोड जो कहा जाता है चौराया, वहाँ से आप लगभग कहीं भी देखेंगे पानी भरा दिखाई देगा। लगभग ये देखने की बात है, नगर पालिका का कोई भी सुरक्षा नहीं है और ना ही कोई काम कर रही है जी। और वहीं किसानों की देखें, किसानों को बारिश होने से किसानों के खुशी की एक लहर भी आई है। बिल्कुल, किसानों पर खुशी की लहर नजर आ रही है। आरपी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आरपी, देखिए किसान खुश नजर आ रहे हैं इस बरसात से, लोगों को राहत मिलने वाली है, उन लोगों में भी खुशी है, लेकिन समस्याएं उन लोगों के सामने होती हैं जिनके घरों के बाहर या भीतर पानी भर जाता है, जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते, जिनका नुकसान होता है। अयोध्या में भी क्या ऐसी स्थिति रहती है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले भी हमने देखा था बरसात से बड़ा नुकसान लोगों ने उठाया है, नदियां उफान पर थी। अभी फिलहाल जलस्तर कम हुआ है, नदियों किनारे बसे लोगों को राहत मिली है, लेकिन एक बार फिर से बारिश का अलर्ट है। तो ऐसे में क्या इन लोगों की समस्याएं भी बढ़ने वाली हैं, या इन लोगों के लिए अभी फिलहाल इतनी चिंता की बात नहीं है? नहीं, रामनगरी अयोध्या में इस समय तो वैसे भी कार्य चल रहे हैं, सीवर के कार्य चल रहे हैं, सब कार्य चल रहे हैं, तो पानी का भी निकास बहुत कम है। नगर निगम अपनी व्यवस्थाएं धीरे धीरे करके सुचारू रूप से कर रही है, लेकिन बहुत स्लो काम कर रही है। कहीं ना कहीं यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो यहाँ, क्योंकि यहाँ विकास हो रहा है, चौतरफा विकास हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है हर तरफ नाले खोदे हो गए हैं, हर चीज पानी भर रहा है, लेकिन नगर निगम अपने कार्य कर रही है, उतनी तेजी से कार्य नहीं करी जितना तेजी से कार्य करना चाहिए। जी गरिमा जी। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आरपी। और मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। और सुरेश आपका भी शुक्रिया, योगेश आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। फसलों के लिए ये बारिश लाभकारी मानी जा रही है। आम खबर आपको हम बता दें, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। कई दिनों से उमस झेल रहे लोगों को राहत मिलने वाली है। हालांकि ये बारिश कई लोगों के लिए समस्याएं भी लेकर आएगी। कानपुर, लखनऊ समेत 38 जिलों में अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। आज बिजली गिरने के साथ ही बारिश की चेतावनी है। कई लोगों से यहाँ पर आपको बता दें, कई लोगों को राहत भी मिलने वाली है। कानपुर, लखनऊ समेत 38 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो यह अहम खबर, जहां 13 सितंबर तक बरसेंगे बादल। तो मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है और 26 सितंबर से कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगली खबर आगरा से आपको हम बताते हैं, जहां ताज नगरी में 14 सितंबर तक बारिश के आसार है। मौसम विभाग में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने बचाव के उपाय करने की नसीहत दी है। आने वाले दिनों में लगातार बारिश के आसार है। लगातार बारिश से बढ़ सकता है किसानों को खतरा। आगे आपको बता दें कि आने वाले दिनों में बारिश के आसार है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। मौसम विभाग में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। बढ़ेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या से खबर हम आपको बता दें, जहां शुरू हुआ जटायु क्रूज का संचालन। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया शुभारंभ। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया शुभारंभ। सरयू की गोद में चलेगी जटायु क्रूज। आपको बता दें कि जटायु क्रूज का संचालन शुरू कर दिया गया है। खबर अयोध्या से बता रहे हैं, जहां जटायु क्रूज का संचालन शुरू कर दिया गया है।
जटायु क्रूज का संचालन अयोध्या में शुरू कर दिया गया है। जयवीर सिंह ने कहा कि अभी छोटे क्रूज का संचालन शुरू किया गया है। अयोध्या, काशी, मथुरा को मिलेंगे बड़े क्रूज। बता दें कि अयोध्या में सोलर क्रूज का हो रहा निर्माण। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, आपसे सबसे पहले जटायु की बेसिक इंफॉर्मेशन जानना चाहेंगे कि जो क्रूज का संचालन चालू किया गया है वो कितने मीटर तक या कितने किलोमीटर तक की यात्रा करेगा, साथ ही कितने यात्रियों की क्षमता है उसमें बैठने की। ये रामनगरी अयोध्या से नए घाट पे चालू होगा। लगभग इसमें का नाम है 100 अंदर बैठेंगे, 30 ऊपर बैठेंगे, 100 आदमी लगभग बैठेंगे। और जो है ये 18 किलोमीटर 9 किलोमीटर जाएगा, 9 किलोमीटर आएगा। इसका 300 रुपए भाड़ा रखा गया है। और जो राम की नगरी अयोध्या में जितने पर्यटक आएंगे उनको काफी बढ़ावा देने के लिए ये रखा गया है। और जो लोग हैं यहाँ के जितने पर्यटक हैं आकर के इसमें बैठते हैं और पूरा आनंद उठाते हैं। जी अनका जी, साथ ही इसका संचालन शुरू कर दिया गया है। जयवीर सिंह ने कहा है कि छोटे क्रूज का संचालन अभी शुरू किया गया है, तो बड़े क्रूज का संचालन कब से शुरू किया जाएगा? ये छोटा क्रूज चला करके कुछ दिन देखेंगे, धीरे करके बड़ा क्रूज भी आ जाएगा। यहाँ की आम जनता जो लोग है बहुत उत्साह है। अभी बात भी कराएंगे, देखिए कैसा इनका उत्साह है, क्योंकि यहाँ पर्यटन स्थल भी बढ़ावा मिल रहा है। और राम की नगरी कहीं ना कहीं भव्य रूप से अग्रसर हो रही है विश्व पटल पर आने के, इसीलिए यहाँ पे हर व्यवस्था सुटेबल की जा रही है। जी अंका जी आरपी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्रूज जो है वो जो दर्शनार्थी श्रद्धालु है उन्हें कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कराएगा? ये नए घाट से लेकर के ये ले जाएगा, 18 मतलब 9 किलोमीटर लेके जाएगा। वो वहां पे इनको दर्शन पूजन करा करके घुमा करके फिर लाएगा। आए यात्रियों से बात कराते हैं कि क्या है, आप बताइए क्रूज चला कैसा रहेगा, ये पर्यटन स्थल क्या रहेगा? जो ये क्रूज चला है अयोध्या में एक और 4 चांद में एक चांद और लग गया है। इससे पर्यटन के दृष्टि क्षेत्र में बहुत बड़ा ही अयोध्या के लिए सौगात है। और अयोध्या में एक क्रूज नए घाट से लेकर जमथा घाट तक चलेगा। इसमें 100 लोग यात्रा कर सकते हैं। और बहुत देर से प्रतिष्ठा अयोध्या में, इससे आने से अयोध्या में चहल पहल का माहौल है। और काफी लोग रामनगरी का यह क्षेत्र नदी द्वारा देखना चाहते हैं, जिससे वहां से बड़ा भव्य मंदिर दिखाई देता है नदी के बीचों बीच देखने से। और कई सौ वर्ष से वीरान पड़ी अयोध्या में, अयोध्या का जो शिलालेख तैयार हो रहा है, जो मंदिर तैयार हो रहा है, किस टेबल पे तैयार हो रहा है। अयोध्या की चारों ओर जगमगाहट है। 100 किलोमीटर चारों दिशाओं में रोजगार का एक नया अध्याय जुड़ रहा है। इससे अयोध्या के लोग काफी उत्साहित हैं। और जो यहाँ पे क्रूज आया है, इससे यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। ये जो क्रूज चलेगा ये नए घाट से लेकर गुप्तार घाट तक जाएगा। और इसका चौतरफा जो विकास हो रहा है अंकिता जी, और हर तरफ से यहाँ की जो आम जनता है, श्रद्धालु है, बहुत उत्साहित है, क्योंकि आनंद ले रहे हैं पूरा सरजू नदी में। और कहीं ना कहीं इसका विकास चौतरफा हो रहा है। जी आरपी, साथ ही हम आपसे कहेंगे कि आप जाने की कहीं जो क्रूज है उसकी टिकट लेने में और क्रूज में यात्रा करने में जो आम जनता है उसे किसी प्रकार की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? नहीं जी, ऑनलाइन बुकिंग भी हो रही है। इसके काउंटर भी बनाए गए हैं जगह जगह पे, कई जगह पे काउंटर बनाए गए हैं, जहां से आदमी चाहेगा, चाहे रेलवे स्टेशन के बगल बनाए गए हैं, हर जगह काउंटर बनाए गए हैं, जहां से चाहेगा आदमी से वो वहां टिकट लेकर के और बाकायदा उसकी यात्रा कर सकता है। जी अंतिका जी बिल्कुल आरपी सिंह, फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जटायु क्रूज का संचालन शुरू कर दिया गया है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इस बात की बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी छोटे क्रूज का संचालन शुरू किया गया है। जल्द ही अयोध्या, काशी, मथुरा को मिलेंगे बड़े क्रूज। बता दें कि साथ ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग की भी सुविधा दी गई है। अयोध्या में सोलर क्रूज का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या में सोलर क्रूज का निर्माण किया जा रहा है। जल्द ही सरयू में चलेंगे और भी क्रूज जो है सरयू को इसकी सौगात दी जाएगी। अयोध्या भव्य और दिव्य हो रही है, इस प्रकार से कुछ जयवीर सिंह ने कहा है। बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन के पहले अयोध्या को कई प्रकार की सौगातें प्रशासन के द्वारा मिलेंगी। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राम पथ, जन्मभूमि पथ जैसी
कई चीजें हैं, भक्ति पथ और धर्म पथ बनकर तैयार हो रहे हैं। बता दें कि इन चीजों की सौगातें अयोध्या को मिलेगी। साथ ही 14 कोशी पंचकोशी परिक्रमा का भी चौड़ीकरण जो है वो किया जा रहा है। कल से श्रद्धालु सरयू नदी के क्रूज में सैर कर सकेंगे। बता दें कि प्रति व्यक्ति किराया जो है वो 300 रुपये निश्चित किया गया है। प्रति व्यक्ति 300 रुपये का किराया है। 300 रुपये में ही श्रद्धालुओं को नाश्ता भी मिलेगा। आपको बता दें कि क्रूज में 300 रुपये का टिकट है, जिसमें श्रद्धालुओं को नाश्ता भी दिया जाएगा। नए घाट से लेकर के यात्रा कराई जाएगी। साथ ही 18 किलोमीटर तक यात्रा कराई जाएगी। इसी बीच कवर्धा से खबर सामने आ रही है। आपने जारी की विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट। खबर हम आपको कवर्धा से बता दें, जहां आम आदमी पार्टी ने विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। कवर्धा से पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष को मकान में उतारा, माफ कीजिएगा, मैदान में उतारा। राजा खड़गराज सिंह को मैदान में उतारा। बता दें कि देर शाम जारी की विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट। देर शाम जारी की विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पहली सूची की जारी। डॉक्टर संदीप पाठक ने 10 विधानसभा की लिस्ट जारी की है। बता दें कि कवर्धा में विधानसभा लिस्ट जारी कर दी गई है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। कवर्धा से पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष को मैदान में उतारा गया है। राजा खड़गराज सिंह को मैदान में उतारा गया है। देर शाम जारी की गई है विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट। राजा खड़गराज सिंह को मैदान में उतारा गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा की लिस्ट जारी कर दी है। विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट देर शाम आम आदमी पार्टी के द्वारा जारी की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्रुखाबाद की, जहां दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने युवक से की मारपीट। बता दें कि मामूली विवाद के चलते ये मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। युवक को शराब के गोदाम के अंदर से खींचकर की गई मारपीट। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बताते कि दबंगों ने युवक से मारपीट की है। मारपीट की घटना सामने आ रही है। मामूली विवाद के चलते युवक से मारपीट की गई है। जानकारी के अनुसार युवक को शराब के गोदाम में खींचकर मारपीट की गई है। मामूली विवाद के चलते युवक से की गई है मारपीट। करीब 12 दबंगों ने मिलकर की है मारपीट। मारपीट से युवक को कई गंभीर चोटें भी आई हैं। खबर फर्रुखाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां मामूली विवाद के चलते युवक से की गई मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। घायल युवक ने दबंगों के खिलाफ थाने में दी तहरीर। मारपीट से युवक को आई गंभीर चोटें। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। घायल युवक ने दबंगों के खिलाफ थाने में दी तहरीर। खबर फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। दबंगों की दबंगाई सामने आ रही है, जिसमें मामूली विवाद के चलते एक युवक से मारपीट की गई है। बता दें कि युवक को शराब के गोदाम में खींचकर ले जाकर वहां मारपीट की गई है। करीब 12 दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां दबंग किस तरह से युवक से मारपीट करते हुए देखे जा रहे हैं। फर्रुखाबाद की यह खबर है, जहां मामूली विवाद पर मारपीट की घटना सामने आ रही है। बता दें कि मामूली विवाद की वजह से युवक से की गई है मारपीट। करीब 12 दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की है। फिलहाल पीड़ित युवक ने थाने में तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां युवक से मामूली विवाद के चलते युवक से मारपीट की गई है। वहीं 12 दबंगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिन्होंने युवक के साथ की है मारपीट। तो एक पूरी खबर फर्रुखाबाद से है, जहां मामूली विवाद के चलते युवक से की गई है मारपीट। खबर संभल से, जहां हिस्ट्री सीटर के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के लिए अस्पताल में किया गया हंगामा। बता दें कि पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के लिए अस्पताल में हुआ हंगामा। हिस्ट्री सीटर का मेडिकल कराने पहुंची थी पुलिस।
हिस्ट्री सीटर की मां और पत्नी ने जमकर किया हंगामा। बता दें कि हिस्ट्री सीटर का मेडिकल कराने पहुंची थी पुलिस, जिसके बाद मां और पत्नी ने जमकर हंगामा किया है। आधे घंटे तक अस्पताल में चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। हिस्ट्री सीटर की मां ने फाड़े कपड़े। सूचना पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस। जिला संयुक्त चिकित्सालय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर संभल से, जहां हिस्ट्री सीटर के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस कस्टडी से छुड़ाने अस्पताल पहुंचे परिजन। हिस्ट्री सीटर का मेडिकल कराने पहुंची थी पुलिस, जिसके बाद अस्पताल पहुंचकर हिस्ट्री सीटर की मां और पत्नी ने जमकर हंगामा किया है। आपको बता दें कि कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा है। इसी बीच कवर्धा से एक और खबर सामने आ रही है। कवर्धा से खबर हम आपको बता दें, कवर्धा से एक और खबर, जहां शव रखकर परिजन कर रहे प्रदर्शन। बता दें कि शव रखकर परिजन कर रहे हैं प्रदर्शन। दामापुर पुलिस चौकी के सामने परिजनों का धरना प्रदर्शन। मृतक के परिजन और ग्रामीण कर रहे हैं जमकर हंगामा। परिजनों ने 50 लाख की मुआवजे की मांग की है। बता दें कि परिजनों ने 50 लाख के मुआवजे की मांग की है। लड़की के पिता पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। चित्रकूट रेलवे ट्रैक में 7 सितंबर को मिला था मृतक का शव। शव को वापस लाने के बाद परिजनों का हंगामा जारी। प्रेमिका को लेकर हुआ था फरार। बता दें कि मृतक युवक प्रेमिका को लेकर फरार हुआ था। शव को वापस लाने के बाद परिजनों का हंगामा जारी। प्रेमिका को लेकर हुआ था फरार। दामापुर थाना पुलिस मौके पर मौजूद। दामापुर पुलिस चौकी के टाटा कासा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां परिजनों ने शव रखकर विरोध प्रदर्शन करना है। बता दें कि परिजन शव रखकर पुलिस चौकी के सामने कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। दामापुर पुलिस चौकी के सामने परिजन कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। मृतक के परिजन और ग्रामीण कर रहे हैं जमकर हंगामा। तो खबर कवर्धा से है, जहां पुलिस चौकी के सामने शव को रखकर परिजन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रेमिका को लेकर मृतक युवक फरार हुआ था। दामापुर थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। बता दें कि परिजन पुलिस चौकी के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दामापुर पुलिस चौकी के टाटा काशा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हिमांशु ठाकुर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, पूरा मामला क्या है और क्या अभी तक परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं? को रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि यूपी के चित्रकूट रेलवे ट्रैक में 7 सितंबर को मृतक कुंवर सिंह यादव का शव मिला था, जहां बताया जा रहा है कि शव को वापस लाने के बाद सुबह 5 बजे से ही परिजनों का हंगामा जारी है। वहीं बताया जा रहा है कि प्रेमिका को लेकर मृतक युवक फरार हो गया था, जिसके बाद से परिजनों के द्वारा शव को लाने के बाद पुलिस चौकी के सामने उनके द्वारा 50 लाख की मुआवजा व लड़की के पिता अमन कुर्रे के ऊपर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर उनके द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं दामापुर थाना मौके पर मौजूद है। जी, ये पूरा मामला दामापुर पुलिस चौकी के टाटा कासा का बताया जा रहा है। जी, जहां पर शव मिला था युवक का, तो क्या पुलिस ने जांच की है? पता चला है कि हत्या का प्रयास है या फिर आत्महत्या का मामला है?
जी, अभी पुलिस इस मामले से कुछ कहने से बच रही है। अभी बताया जा रहा है कि अभी जांच किया जा रहा है। जांच के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। जी, तो क्या अभी तक परिजन जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर मामले को सुलझा दिया गया है पुलिस के द्वारा? जी, अभी शव को रखकर सामने पुलिस के सामने अभी पूरी जांच पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि परिजनों के द्वारा लगातार 50 लाख का मुआवजा व लड़की के पिता हनुमान पुर्रे के ऊपर हत्या का मामला दर्ज करने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि अगर मामला पंजीबद्ध नहीं होता है तो परिजन उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि चित्रकूट रेलवे ट्रैक पर शव मिला था। मृतक का शव वापस लाने के बाद से ही परिजनों का हंगामा जारी है। पुलिस चौकी दामापुर पुलिस चौकी के सामने शव रखकर परिजन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच कांकेर से खबर सामने आ रही है। कांकेर से खबर हम आपको बता दें, जहां आम आदमी पार्टी ने 10 प्रत्याशियों के नाम की सूची की जारी। बता दें कि भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का नाम, आप प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी लड़ेंगे चुनाव। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, अकलतरा और कोरबा से उतारे गए प्रत्याशी। बता दें कि भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी लड़ेंगे चुनाव। साथ ही दंतेवाड़ा, नारायणपुर, अकलतरा और कोरबा से उतारे गए हैं प्रत्याशी। कवर्धा, भटगांव, कुनकुरी से भी उतारे गए हैं प्रत्याशी। आपको बता दें कि खबर कांकेर से है, जहां आम आदमी पार्टी ने 10 प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी की है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए विधानसभा सीट के लिए 10 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी लड़ेंगे चुनाव। बता दें कि दंतेवाड़ा, नारायणपुर, अकलतरा, कोरबा से भी उतारे गए हैं प्रत्याशी। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी सामने आया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी लड़ेंगे चुनाव। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, अकलतरा, कोरबा से भी उतारे गए हैं प्रत्याशी। कवर्धा, भटगांव, कुनकुरी से भी उतारे गए हैं प्रत्याशी। खबर कांकेर से, जहां आम आदमी पार्टी ने 10 प्रत्याशियों के नाम की सूची की जारी। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का नाम आया सामने। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, अकलतरा और कोरबा से उतारे गए हैं प्रत्याशी। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा सीट के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 10 प्रत्याशियों के नाम की सूची आम आदमी पार्टी ने की है जारी। बता दें कि भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी सामने आया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी लड़ेंगे चुनाव। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोरबा से भी उतारे गए हैं प्रत्याशी। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आ रहा है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी लड़ेंगे चुनाव। इसी बीच रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में हुई मारपीट। बता दें कि मामूली विवाद में जमकर हुई मारपीट। खबर आपको रायबरेली से हम बता रहे हैं, जहां युवक के सर पर धारदार हथियार से किया गया हमला। मारपीट में 5 लोग हुए घायल। घायलों को पहुंचाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। घायलों को पहुंचाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र।
एक की हालत गंभीर, जिला अस्पताल किया गया रेफर। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के पूरे गणेश शमशेरगंज की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर मामूली विवाद में जमकर हुई मारपीट। युवक के सर पर धारदार हथियार से किया गया हमला। मारपीट में 5 लोग हुए घायल। घायलों को पहुंचाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। बता दें कि एक की हालत गंभीर, जिला अस्पताल किया गया रेफर। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर रायबरेली से, जहां मामूली विवाद में जमकर हुई मारपीट। युवक के सर पर धारदार हथियार से किया गया हमला। मारपीट में 5 लोग हुए घायल। घायलों को पहुंचाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। खबर रायबरेली से बता रहे हैं, जहां मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में हुई है मारपीट। बता दें कि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बता दें कि मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में हुई थी जमकर मारपीट। युवक के सर पर धारदार हथियार से किया गया था हमला, जिसके चलते उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें, इस मारपीट में 5 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। एक की हालत गंभीर, जिला अस्पताल किया गया रेफर। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। खबर रायबरेली से, जहां मामूली विवाद में जमकर हुई मारपीट। युवक के सर पर धारदार हथियार से किया गया हमला। शमशेरगंज से कुछ एक फैमिली आई थी, 4 लोग आए। उन्होंने बताया कि उनके साथ कुछ मारपीट हुई है, तो उनका प्राथमिक उपचार किया गया है और एक में से एक को तो चोटें थोड़ी सी गंभीर थी, उनको एक्सरे के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बाकी कंडीशन कैसी है? बाकी लोग कंडीशन खतरे से बाहर है, उसकी भी खतरे वाली नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी चोट गंभीर है। इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।